चलो आगे बढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे डिजीज और उसके कॉजेस के बारे में। आखिर रोग का कारण क्या है और कौन से टाइप के रोग हो सकते हैं। चलो फिर पहली चीज की रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। रोग कैसे दिखाई देते हैं, जैसे चलो मान लो कि अब जैसे कोई सेल है, आपको पता है जो एक जैसे सेल्स होते हैं जिनकी फंक्शन और स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, मिलके क्या बनाती है, टिश्यूज। ठीक, अब वो टिश्यूज क्या बनाएंगी, ऑर्गन बनाएंगी आपस में मिलकर, फिर वो जो ऑर्गन है वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगी। ठीक, अगर कोई भी प्रॉब्लम टिश्यू में हुआ, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम टिश्यू में हुआ तो किसको अफेक्ट करेगी, जाकर हमारी सिस्टम को अफेक्ट करेगी, है ना। या कोई भी प्रॉब्लम ऑर्गन में हुआ तो वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगी, हमारे ऑर्गन सिस्टम को, है ना। जैसे मैंने कहा कि आज मेरा पेट खराब है, आज इंटेस्टाइन में कुछ इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन है, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाएगी, है ना। हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे हमारी बॉडी अफेक्ट होगी। अब बॉडी का सब एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिस्टम अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो उस स्थिति में वो बॉडी क्या बीमार तो होगी, है ना। उसी तरह जो हमारी कंकाल तंत्र, जो स्केलेटल सिस्टम है, उसके इम्पोर्टेंट क्या है, मसल्स हैं, स्केलेटन है, उनमें से दोनों में से किसी में भी या फिर उनके ऑर्गन या टिश्यूज में प्रॉब्लम हुई तो हमारा स्केलेटन सिस्टम अफेक्ट होगा, है ना। उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तो जिसकी वजह से हम बीमार महसूस करेंगे, एक बॉडी बीमार महसूस करेगी। ठीक, अब क्या है, जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंग, है ना, अफेक्ट होते हैं, एक या एक से ज्यादा ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। ठीक, उस कंडीशन में उस जिस ऑर्गन सिस्टम से वो ऑर्गन बिलोंग करता है वो ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट होता है। ठीक, उसमें खराबी आ सकती है, उसकी वर्किंग मैकेनिज्म अफेक्ट हो सकती है। ठीक, और इससे क्या होगा, बॉडी सिस्टम, हमारी जो पूरी ओवरऑल बॉडी सिस्टम है वो अफेक्ट होगी, है। और बॉडी सिस्टम वो जब अफेक्ट होगी तो उस कंडीशन में हम बीमार होंगे। क्या होंगे, हम बीमार होंगे, हम फिजिकली अनफिट हो जाएंगे या हम मेंटली भी अनफिट हो सकते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं ना ये रोग के लक्षण दिखाएंगी। ठीक, अब रोग के जो लक्षण हैं या सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो जो सिम्टम्स होती हैं वो एक्चुअली एक इंसान, ठीक, अपने अंदर महसूस करता है। जैसे आपके सिर में दर्द हो रहा है या आपके पेट में दर्द हो रहा है, वो तो सिर्फ आप फील करेंगे ना कि आपको आखिर दर्द कहाँ हो रहा है और या किस टाइप का दर्द हो रहा है। अब बाहर जो इंसान है आपके सामने जो बैठा हुआ है वो तो नहीं आपको देख के बता सकता है, उसे तो ऐसा लगेगा कि अच्छा हो सकता है ये नाटक कर रहा हो, या हो सकता है ये नाटक नहीं कर रहा हो, मतलब हाँ ठीक है, मतलब सामने वाला इंसान देखकर ये नहीं समझ सकता, है ना। लेकिन आप महसूस कर रहे हैं, तो जो आप महसूस कर रहे होते हैं ना, जो लक्षण आप महसूस कर रहे होते हैं वो होते हैं क्या, वो होती हैं सिम्टम्स। क्या होती है वो, सिम्टम्स। क्या होती है, वो होती है सिम्टम्स। ठीक, जो एक इंडिविजुअल महसूस करता है, जैसे कि सिर दर्द हो गया, दस्त हो गया, किसी घाव से पस निकल रहा है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक लक्षण दिखाती हैं, ये एक सिम्टम्स दिखाती हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए जो आपके मान लीजिए सर दर्द हो रहा है, अब सर दर्द तो किसी भी वजह से हो सकता है। इस सिम्टम्स से ना हमें ये तो पता चल जाता है कि ये जो इंसान है या हम जो हैं हम थोड़े बीमार हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें कौन सी बीमारी है ये नहीं पता चलता है। जैसे आपको सिर दर्द हो रहा है, ठीक, तो अब सिर दर्द के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको सिर्फ तनाव की वजह से हो रहा है, कल एग्जाम है उसकी टेंशन हो गई है तो उसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है, या हो सकता है कि कुछ आपको सच में कोई डिजीज है, जैसे कुछ मेनिंजाइटिस है, ठीक, वरनशोथ। ठीक, ये एक ब्रेन में लेयर होती है मेनिंजस, ठीक, उसकी इन्फ्लेमेशन, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक, तो मेनिंजाइटिस है आपको, उस वजह से सर में दर्द हो रहा हो। अब ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर कुछ टेस्ट परफॉर्म करेगा।
ठीक है। डॉक्टर क्या करेगा, आपकी परिस्थिति देखकर समझेगा और फिर वो देखेगा कि हमें कौन सा टेस्ट करना है। अब उस लेबोरेटरी टेस्ट के बलबूते आपकी डिजीज जो होगी वो डिसाइड होगी कि हाँ इस इंसान को ये डिजीज है, या इस इंसान के सर में दर्द सिर्फ तनाव की वजह से हो रहा है। ठीक, और फिर वो जो भी उसको लगेगा सही कि दवा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो उस अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करेगा आपको। ठीक है, चलो अब ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बुद्धिशीलता भरे प्रश्न हैं। क्या है कि ये जो पिक्चर दिखाई गई है उनको देखकर आपको इनके लक्षण पहचानने हैं कि ये जो लड़का है उसे क्या लक्षण हो सकते हैं। क्या दिख रहा है आपको, नाक पे हाथ रखा है इसने, मतलब इसे शायद कोल्ड हो, या फिर मुंह पे हाथ रखा है इसने, शायद कफ हो, है ना, खांसी हो। इस लड़की को क्या हो सकता है, इसने रुमाल रख रखा है अपने नाक पर, हो सकता है इसे जुकाम हो, कोल्ड हो, है ना। इसने अपने सर पे हाथ रखा है तो शायद इसे सर में दर्द हो, है ना। ये इसने अपने हार्ट पे मतलब दिल पर ऐसे हाथ रखा है, शायद उसे सीने में दर्द हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से आप पिक्चर्स को देखकर पहचाने कि किसके अंदर क्या लक्षण आपको दिख रहे हैं या क्या आपको लगता है हो सकता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ये आपके लिए है ये एक्टिविटी इंटरेस्टिंग सी। तो रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने सिम्टम्स की बात करी वैसे दूसरी चीज होती है साइन। क्या होता है साइन, रोग के चिन्ह। एक तो हमने भी रोग के लक्षण बात की है, अब है ये चिन्ह। चिन्ह क्या, जब कोई दूसरा आप में कुछ चीजें ऑब्जर्व करे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखकर वो साइन समझता है। ठीक, तो डॉक्टर जो पहचानेगा ना वो होंगे क्या, वो होगा डिजीज का साइन। ठीक है, लक्षणों के आधार पे वो ये साइन पहचानेगा। अब उस साइन की बेसिस पे डॉक्टर क्या करेगा, टेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा कि हाँ आप जाकर ये ब्लड टेस्ट करा लो। अब ब्लड टेस्ट में जैसा भी रिपोर्ट होगा उस हिसाब से डॉक्टर एनालाइज करेगा कि हाँ हो सकता है कि ये सेल कम है और ये सेल ज्यादा है, तो हो सकता है इस इंसान के अंदर कोई इंसान के अंदर ये बीमारी हो रही हो। तो उस हिसाब से फिर डॉक्टर आपको क्या करता है, मेडिसिन दवाई देता है, दवाई प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये लक्षणों के आधार पे जो चिकित्सक या डॉक्टर होते हैं रोग के चिन्ह को पहचानते हैं या आधार बनाकर देखते हैं और फिर उन्हीं चिन्ह के हिसाब से वो टेस्ट लिखते हैं, है ना। चलो अब ये रोग कैसे दिखते हैं जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लक्षण हो सकते हैं, अगर आप कभी बीमार हो या फिर कभी आपको कोई बीमारी होती है तो कुछ जो फैक्टर्स आप देखे जाते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि कभी कभी क्या होता है अत्यधिक बाल का विकास, मतलब अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, कभी कभी हेयर लॉस होने लगता है, कभी कभी किसी किसी लोगों को का वेट लूज होने लगता है, किसी का वेट गेन होने लगता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ओवरी में सिस्ट का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, पिंपल्स, जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में या फिर किसी चीज को लेके परेशान होते हैं ना तब भी पिंपल्स हो जाते हैं। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी पिंपल्स हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाया तब भी पिंपल्स होते हैं, तो पिंपल्स हो गए आपको। ठीक है, थकान महसूस हो रही है, वीकनेस महसूस हो रहा है, तो ये सारे जो है ये कंडीशंस देखे जाते हैं अक्सर जब कोई इंसान बीमार होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में जो आपको दिखाया गया दो टाइप्स की डिजीज दिखाई गई है ना, डिजीज को दो टाइम की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे क्लासीफाई किया गया दो टाइप्स में। कौन से वो टाइप हैं, पहला टाइप है एक्यूट, ऐसी डिजीज जो छोटे टाइम के लिए रहती है बॉडी के अंदर, उन डिजीज को कहते हैं हम एक्यूट डिजीज। क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज।
और जो लंबे टाइम के लिए रहती है, लंबे टाइम पीरियड में के लिए रहती है, उसे कहते हैं क्रोनिक। क्या कहेंगे उसे कहेंगे क्रोनिक डिजीज। ठीक, अब एक्यूट कहने का मतलब है जैसे खांसी जुकाम आपको कितने दिन के लिए रहता है, 3 से 5 दिन तक वो ठीक हो जाता है ना। या फिर हो सकता है कि अगर चिकन पॉक्स वगैरह हो जाए आपको, 15 से 20 दिन में वो ठीक हो जाता है, तो वो क्या होगा, वो एक्यूट डिजीज होगा। लेकिन जब हम क्रॉनिक डिजीज की बात करते हैं, मतलब जो लंबे समय तक रहता है, जैसे कैंसर हुआ, ठीक है, वो क्या होगा, क्रॉनिक डिजीज हुआ। जैसे डायबिटीज हुआ, क्या हुआ, वो क्रॉनिक डिजीज। मतलब जैसे डायबिटीज तो कहते हैं कि एक बार हुआ तो लाइफ टाइम के लिए वो हो जाता है, फिर उस इंसान को अपनी पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है। ठीक, तो वो क्या हो गया, क्रॉनिक डिजीज हो गया। ठीक, तो जिस रोग की अवधि कम हो, टाइम कम हो, कम समय के लिए हो, उसे क्या कहते हैं, एक्यूट या तीव्र। ठीक, उदाहरण के लिए फ्लू है ना, नॉर्मल जो वायरल फीवर होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, तो उसे फ्लू हो गया, या खांसी जुकाम। ठीक, ये क्या होंगे, हमारे एक्यूट डिजीज। ठीक, थोड़े समय के लिए होते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। और जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, मतलब दीर्घकालिक रोग, वो लंबे समय के लिए रहते हैं, या हो सकता है पूरी जिंदगी भर रहे। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल है, एलिफेंटियालिसिस। ठीक, इसमें ना जो पैर होता है वो बहुत मतलब एलिफेंट जैसा सा मोटा मोटा हो जाता है। ठीक है, या फिर इसे ही फील पांव रोग कहते हैं। ठीक, फील पांव रोग, एलिफेंटियासिस। ठीक है, या फिर कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ये भी क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज होता है, लंबे समय या फिर जिंदगी भर के लिए हो जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं एक्यूट और क्रॉनिक में, तीव्र और दीर्घकालिक रोग में। तो एक्यूट जो है वो छोटी अवधि का रोग है ना, कम समय के लिए होता है। दीर्घकालिक लंबे समय के लिए या फिर जिंदगी भर चलने वाला रोग है ये। एक्यूट में लोग इलाज के बाद मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और दीर्घकालिक में रोगी पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा ना, डायबिटीज में दवाई चलती रहती है, मतलब एक कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी इंसान क्या रहता है, अफेक्टेड रहता है, तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। ठीक, जो एक्यूट है उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ वजन पे या फिर आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग पे ना ऐसा कुछ अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, आप जब तक बीमार हैं तब तक हाँ ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी है तो सिस्टम अफेक्टेड रहेगा, लेकिन जब तक आप ठीक होते हैं, मतलब इलाज कंप्लीट हो जाता है, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो आप नॉर्मल अपने बैक टू नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाते हैं ना। तो उसमें बाद में वजन कम होना या फिर थकान महसूस करने वाली कोई बात नहीं रहती। लेकिन जो ये क्रॉनिक डिजीज है ना, उसमें अक्सर थकान महसूस किया जाता है या वजन कम होने भी होता है। ठीक है, जैसे कैंसर का तो ट्रीटमेंट ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इंसान ट्रीटमेंट की भी वजह से एक तरह से थकान या फिर ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो फेस करता है। ठीक है, अब चौथा क्या है कि कार्य और दक्षता, मतलब चलो कुछ टाइम के लिए ना आप अपना स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऑफिस नहीं जा पाते हैं, तो वो कुछ 3-4 दिन की आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। लेकिन जो क्रॉनिक में है, मतलब दीर्घकालिक में ना, आपको अच्छा खासा लंबे दिनों की, हो सकता है 1 साल के लिए, ठीक है, किसी इंसान को छुट्टी लेनी पड़े या उससे भी ज्यादा, तो लंबे समय तक के लिए आपका जो काम है वो अफेक्टेड रहता है या उसका लॉस हो जाता है। ठीक, चलो ये देखो कि जो तीव्र रोग है उसमें क्या अक्सर देखा जाता है कि चलो कभी कहते हैं ना लोग सांस फूल रहा है तो सांसों की कमी हो रही है, ठीक है, या फिर चेस्ट में पेन हो रहा है, या कभी कभी लोगों को उल्टी जैसा भी नॉजियस सा फील होता है। ठीक है, कभी चक्कर आने लगता है या पसीना आना या फिर चिंता, इस टाइप की चीजें होती हैं। ठीक है, अब रोग के कारण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि आखिर कारण क्या है रोग का। हो सकता है ये जो कारण हो वो संक्रामक हो या हो सकता है असंक्रामक हो। अगर हम संक्रामक कह रहे हैं तो मतलब कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ ऐसी छोटी जीव होंगे, ठीक है, जो एजेंट बन के, जो कैरियर बन के, ठीक है, किसी के अंदर घुस कर डिजीज कॉज कर रहे हो, है ना, उस इंसान को बीमार कर रहे हो।
और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हो सकते हैं, वो वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो फंगस हो सकता है मतलब कवक, या फिर वो कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। वायरस का तो आप देख ही रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो क्या है, एक वायरल डिजीज है ना। उसमें क्या होता है कि जो ये कोरोना वायरस है एरेजोल के थ्रू मतलब एयर ड्रॉपलेट के थ्रू बॉडी के अंदर घुसता है, फिर अपना क्या करता है, वो डिवाइड होता है, अपने नंबर्स इंक्रीज करता है और बॉडी को अफेक्ट करता है, ठीक, इंसान को बीमार कर देता है। ठीक, अब बैक्टीरिया से भी बहुत सारी, जैसे टाइफॉइड हुआ, ठीक है, निमोनिया हुआ, ये सारी चीजें बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। फंगस से क्या हो जाते हैं, कब वो दांत देखा होगा आपने, है ना, दांत खाज जो हो जाता है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। प्रोटोजोआ जो मलेरिया होता है वो मच्छर के काटने से होता है, बट एक्चुअली मच्छर के अंदर होता है ये प्रोटोजोआ। उसकी वजह से ये होता है। वो मच्छर तो सिर्फ एक कैरियर होता है, जैसे इंजेक्शन के अंदर जो लिक्विड होता है वो मेन चीज है, इंजेक्शन तो एक कैरियर है ना, तो वो इंजेक्शन की तरह काम करता है, इंसान के अंदर घुसता है, काटता है और वो बैक्टीरिया को इंसान के अंदर छोड़ के चला जाता है। ठीक, तो जो उसके अंदर बैक्टीरिया होता है वो ये बैक्टीरिया मतलब ये जो प्रोटोजोआ होता है वो बेसिकली मलेरिया कॉज करता है। ठीक, अब दूसरा क्या कारण हो सकता है, वो असंक्रामक कारण हो सकते हैं ना, दूसरे कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स लाइक जो गंदा, कभी कभी आप गंदा पानी पी लेते हैं या फिर कुछ ऐसे दूषित फूड भोजन खा लेते हैं ना, किसी चीज से वो पॉल्यूटेड होते हैं, ठीक है, या फिर आप जो डाइट ले रहे हैं वो पूरी तरह से क्या है, वो पूरी तरह से पोषण से भरपूर नहीं है। ठीक, आपकी या तो लाइफस्टाइल खराब हो, लाइफस्टाइल खराब होने का मतलब आपके उठने का कोई समय ना हो, खाने का कोई समय ना हो, ठीक है, या फिर आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो, तो इस टाइप की चीजें भी आपको क्या करती हैं, बीमार करती हैं और आपके बीमार होने का कारण होती हैं। तो संक्रामक कारण कहेंगे तो हो जाएंगे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, और जब असंक्रामक कारण कहेंगे तो क्या हो सकता है, ये गंदा पानी हो सकता है, दूषित भोजन हो सकता है, अनुसूचित पोषण हो सकता है और खराब जीवन स्तर मतलब खराब लाइफस्टाइल हो सकती है आपकी, ठीक, जो आपको बीमार करती है। अब हम बात करेंगे कि जो टाइप्स ऑफ डिजीज हैं, ठीक है, हमने पहले बात की एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज की, अब हम बात करेंगे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक, इन्फेक्शियस डिजीज हम कहते हैं जब कोई वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होते हैं, ठीक, जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो डिजीज होते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संक्रमण फैलता है इसमें, ठीक है। अब हो सकता है यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी ये क्या करे, किसी जरिए के थ्रू डिजीज को फैलाएं, ठीक है, तो उस डिजीज को कम्युनिकेबल कहेंगे। क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान से तक वो डिजीज फैल रहा है। जैसे जो ये कोरोना है वो क्या है, वो फैलता है, वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे जुकाम है वो क्या है, कम्युनिकेबल है। लेकिन अगर जैसे मलेरिया की बात करें, ठीक, वो भी एक संक्रामक रोग है, वो भी एक इन्फेक्शियस रोग है, लेकिन वो कम्युनिकेबल नहीं है, वो नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक, वो फैलता नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं और क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो अपने नंबर्स इंक्रीज करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, और धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में वो फैलते जाते हैं, ठीक। तो ये इस टाइप्स की डिजीज को हम कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक। उदाहरण में क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, टेटनेस हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोल्ड हो गया, या फिर भारी डिजीज जैसे एड्स हो गया। एड्स भी क्या है, कम्युनिकेबल है, वो भी फैलता है, ठीक है। चलो, और गैर संक्रामक रोग क्या होगा, ऐसी डिजीज जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऐसा कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, जैसे इसमें कुछ और रीजंस हो सकते हैं, जैसे कैंसर होता है,
हमारी बॉडी जो सेल्स होती हैं उनमें अनवांटेड क्या होता है, सेल डिवीजन होने लगता है, उनकी अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। या फिर कोई जेनेटिक रीजन हो सकता है, मतलब कभी कभी ना जैसे एस्थमा या फिर डायबिटीज के केस में भी ना, अगर किसी फैमिली में वो डिजीज चल रही है तो उनके जो आगे आने वाले जनरेशन है उनमें भी ये डिजीज देखी जाती है। एस्थमा के केस में ये अक्सर होता है, ठीक है, कि अगर मदर को है तो उसकी डॉटर को भी हो जाता है, ठीक। तो ये होती है जेनेटिक की वजह से, जेनेटिक हेरिडिटी की वजह से, या फिर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी कहें तो कुछ क्रोमोसोमल का भी इम्बैलेंस हो जाएगा, क्रोमोसोम डिफॉर्मिटी हो जाती है, ठीक। तो ये क्या होगा, इनका कारण क्या है, इनका कारण है जेनेटिक, ठीक। तो कारण जो है यहाँ पे कोई इन्फेक्शियस कारण नहीं है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट का रोल नहीं है यहाँ पर हमारी बॉडी सिस्टम का ही एक तरह से फेलियर है, या फिर जैसे कैंसर है, हमारी बॉडी सिस्टम का ही एक फेलियर है, ठीक है। हमारी बॉडी सिस्टम का ही कोई एक ऐसा पार्ट है जो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सेल की अनकंट्रोल डिवीजन हो रही है, ठीक। और दूसरा जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, बीपी है, तो ये हम क्या है, ये एक गैर संक्रामक रोग के अंदर आएगा, ठीक। इनका कोई इन्फेक्शियस एजेंट रोल प्ले नहीं करता इसमें, ठीक है। अब बताओ ऐसे 3 कारण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हो। तो आप सोचो कि सपोज करो आप बीमार हैं और आपके बीमार होने में 3 कोई ऐसे इंपॉर्टेंट लक्षण हैं, तो आप उस लक्षणों को लिखो। जैसे मानो कि आपको बुखार आ रहा है, ठीक, तो पहला लक्षण क्या हुआ, बुखार। दूसरा लक्षण आपको जुकाम है, ठीक है, चलो। और तीसरा लक्षण कि आपके बॉडी में पेन है, ठीक है, आपकी बॉडी में दर्द है। तो आप चिकित्सक के पास, आप डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे या नहीं? यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो क्या आप फिर भी चिकित्सक, अगर इन तीनों में से कोई एक भी सिम्टम्स है, तब भी क्या आप डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे, हाँ कि ना? तो मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आज हम खुद ही इतना सुन रहे हैं कोरोना के बारे में, ठीक है, तो जो मैंने सिम्टम्स बताया, हो सकता है ये नॉर्मल फ्लू सिम्टम्स हो, मतलब जो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, ठीक है, जो 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन हो सकता है आपको कोविड हो। अब आपको पता है कि कोविड फैटल मतलब लीथल हो जाता है एकदम, मतलब हॉस्पिटल में आईसीयू तक पहुंचने की कंडीशन आ जाती है अगर नजरअंदाज किया जाए स्टार्टिंग इनिशियल डेज में, तो है ना। तो क्यों रिस्क लेना, जब आप उसे पहले स्टेज पर ही कंट्रोल कर सकते हैं तो उसे घसीट के आगे तक लेकर ही क्यों जाना है। तो जब भी आपको ऐसा सिम्टम दिखाई दे जिसकी वजह से आप अनईजी फील कर रहे हैं, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि खुद ही दवा खा लेना, अगर फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल खा लेना, नहीं। क्या होगा तब तक के लिए, तो जब तक दवा का असर रहा वो रुक गया, ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, उसका सही कारण तो पकड़ा नहीं गया, सही दवाई तो चल नहीं रही है, वो वापस से हो जाएगा, ठीक, वापस से फिर अपना असर दिखाएगा। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर आप पे टेस्ट करेगा, टेस्ट परफॉर्म करेगा और फिर वो पता लगाएगा कि हाँ इस इंसान को कौन सी बीमारी हो रही है या नहीं हो रही है, उस हिसाब से वो आपको दवा देगा। तो मेरे हिसाब से आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो पहला कारण है कि यदि आप पीलिया रोग से ग्रस्त हैं, मतलब आपको जॉन्डिस हो गया है तो। दूसरा, यदि आपके शरीर पर जूं है तो। तीसरा, यदि आप मुहासों से ग्रस्त हैं तो आप ही सोचिए कि सबसे ज्यादा कौन आपको अफेक्ट करेगा, जान किसमें जा सकती है। अब जूं होने से तो शायद किसी की जान नहीं ही गई है, या फिर मुहासे से भी नहीं गई है, ठीक है, हाँ, लेकिन अगर बहुत समय से है तो आपको कुछ ना कुछ उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जो सबसे जानलेवा हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो जॉन्डिस हो सकता है, वो पीलिया हो सकता है ना। अगर आपको लंबे समय से पीलिया है तो वो जो जॉन्डिस है वो कभी भी हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरल डिजीज का जो ये सिम्टम है ना, ये जॉन्डिस भी हो सकता है, वन ऑफ द सिम्टम में आता है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें लिवर डैमेज हो सकती है इंसान की। ठीक है, तो आपको ये बहुत समय तक नजरअंदाज करना हानिकारक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही कोई सिम्टम्स जॉन्डिस के दिखे, आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, आप इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज की। देखा आपने कि कितने टाइप के इन्फेक्शियस डिजीज आपने देख लिए। किसी को डायरिया हो रखा था, किसी को एलिफेंटियासिस हो रखा था। एलिफेंटियासिस वही जिसमें जो पैर है वो फूल के इतना मोटा मोटा सा हो गया था, है ना। किसी को डायरिया हो रखा था, किसी को जुकाम हो रखा था। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एजेंट हैं, कौन कौन से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ये इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करने में रोल प्ले करते हैं, और कौन कौन से डिजीज वो कॉज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। ठीक, तो वायरस की वजह से आपको कोल्ड हो सकता है, ठीक, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ठीक है, खसरा, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिजीज है। ठीक है, एड्स हो सकता है। एड्स जो है वो क्या है, एक एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ऑटो इम्यून, क्या है, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें जो हमारे इम्यून सिस्टम है ना वही अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, हमारी जो इम्यून सेल्स है ना वही अफेक्ट हो जाती है। एड्स जो वायरस होता है वो हमारे इम्यून सेल्स को ही किल करने लगता है, इसीलिए इसे कहते हैं एड्स, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, हेपेटाइटिस, जैसे जो मैंने भी बात करी कि जो जॉन्डिस है वो वन ऑफ द सिम्टम है हेपेटाइटिस का, और वो एक वायरल डिजीज है और काफी जानलेवा होता है ये। ठीक है, दूसरा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या होता है, टाइफॉइड, टीबी, टेटनस, एंथ्रेक्स होता है, हैजा मतलब कॉलरा होता है। ठीक, फंगल, मैंने बताया ना कि फंगल इन्फेक्शन जैसे रैसेस वगैरह या दांत खास जैसा हो जाता है, तो वो क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन, स्किन की प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक है, चौथा है प्रोटोजोआ जो मलेरिया कॉज करता है, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, प्लाज्मोडियम विवेक्स है, वो क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। ठीक, फिर काला आजार, एमीबिक पेस्टिस, डिजेंट्री है एक्चुअली, डायरिया। डायरिया में क्या होता है कि सिर्फ लूज मोशन होते हैं, लेकिन डिजेंट्री में क्या होता है, लूज मोशन में ना ब्लीडिंग भी हो जाती है कभी। ठीक है, इसमें अक्सर पेट में दर्द होता है और ये जानलेवा हो जाता है। डायरिया तो कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है, बट ये जानलेवा हो जाता है। ठीक है, और कुछ कीड़े जैसे आंतों में जो संक्रमण है, सब नीमेटोड्स की बात कर रहे थे ना, जो राउंड वर्म्स हो जाते हैं बच्चों के पेट में, तो कुछ ऐसे भी होते हैं। ठीक है, चलो ये देखो, ये वो एजेंट्स की पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, तो पहला तो आप पहचान ही रहे हैं, आजकल तो हर जगह ये पिक्चर देखने को मिलता है ना, ये वायरस है। ठीक, दूसरा बैक्टीरिया, ठीक है, अलग अलग शेप्स में होते हैं, तो वो अलग अलग शेप्स आपको दिखाए गए। और तीसरा है ये पैरासिटिक, ये जो मच्छर के काटने से हो रहा है, वो एक्चुअली इसके अंदर क्या है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है ना। जब वो किसी इंसान को ऐसे काटता है तो वो क्या करता है, ब्लड में रिलीज कर देता है प्लाज्मोडियम, और वो प्लाज्मोडियम ही मलेरिया कॉज करता है। तो पैरासिटिक,
ठीक। फिर चौथा है फंगल इन्फेक्शन, ठीक, जो फंगस की वजह से है। और ये जो लास्ट है वो है प्रायॉन डिजीज। प्रायॉन एक्चुअली में वायरस का प्रोटीन पार्ट है, ठीक। वायरस का क्या है? प्रोटीन पार्ट, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। ये मैड काउ डिजीज जैसे डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो ये सारे इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं। अब मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है? जैसे मैं कह रही हूँ कि चलो कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम्युनिकेबल होते हैं, वो रोगी से स्वस्थ इंसान तक ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, उनकी मीन क्या है ना, किसके थ्रू वो ट्रांसफर होते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आखिर मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग है क्या, आखिर उनके फैलाने का जरिया है क्या? तो पहला है वायुजनित, मतलब एयर या एयर ड्रॉपलेट कह लें, ठीक। जैसे अगर हम खांसते हैं या छींकते हैं तो क्या होता है, छींकते समय एयर ड्रॉपलेट हमारे नोज से रिलीज होता है, और वो जब एयर ड्रॉपलेट किसी हेल्दी इंसान के ऊपर पड़ता है तो उसमें क्या होता है, उसमें वायरस होता है ना, और वही वायरस उस इंसान के अंदर चला जाता है, फिर उससे वो बीमारी लग जाती है, हो जाती है, ठीक। अब एयर के थ्रू जो कम्युनिकेट होता है उसमें सामान्य जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, ऐसी डिजीज है। फिर जो पानी के थ्रू ट्रांसफर होता है, पानी के थ्रू जो ट्रांसफर होगा वो होगा टाइफॉइड, हेपेटाइटिस और कॉलरा, मतलब हैजा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एड्स। एड्स जो है वो सेक्सुअल इंटीमेसी की वजह से कम्युनिकेट होती है, स्प्रेड होती है, एक हेल्दी से एक डिजीज्ड पर्सन से एक हेल्दी तक, ठीक है। और चौथा है एनिमल्स के थ्रू जो ट्रांसफर होता है ना, किसी कुत्ते के या किसी और पशु के काटने की वजह से जो बीमारी हो जाती है वो होती है क्या, रेबीज, ठीक। तो ये क्या है, मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग, एक जरिया है जिसके थ्रू क्या होता है, डिजीज स्प्रेड होती है, डिजीज फैलता है, कम्युनिकेट होता है, ठीक है। चलो ये देखो, ये सारे हमारे एजेंट्स हैं, है ना, जो डिजीज कॉज करते हैं। जैसे ये कौन सा वायरस है, सार्स वायरस, है ना, जो कोविड का जो मेन वायरस है, जो जिससे हम साइंटिफिकली इसका नाम सार्स वायरस है और कॉमनली हम इसे कोरोना वायरस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है ट्रिपेनोसोमा, ठीक। फिर ये देखो राउंड वॉर्म, जो बच्चों के पेट के अंदर पाया जाता है, कहते हैं ना बच्चे इसे कीड़े हो गए हैं पेट में, है ना, तो बच्चे की जो बॉडी है वो फूलती जाती है, बट उसके जो खाने का न्यूट्रिशन है ना वो बच्चे की बॉडी तक नहीं पहुंचता, वो ये सारा कीड़ा खुद ही खत्म कर लेता, खा जाता है, ठीक है। तो बच्चे की बॉडी एक तरह से बस फूली हुई होती है लेकिन खोखली सी हो जाती है, ठीक है। फिर ये लिशमैनिया है, स्टेफिलोकोकस है, ये एक बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस है, तो इनके स्ट्रक्चर और नाम दिखाए गए हैं आपको। चलो अब देखो यहाँ पर जो एयर ड्रॉपलेट के थ्रू जो ट्रांसफर है वो कैसे है। अब किसी, मान लो ये कोई इंसान है, ठीक है, एक डिजीज इंसान है जिसने छींका, ठीक। अब छींका, जो स्मॉल ड्रॉपलेट है वो तो चलो जो ठीक मीडियम साइज ड्रॉपलेट है उनके साथ आए और एयर करंट में, मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे तक के लिए सर्कुलेट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। और जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जमीन पर गिरकर कुछ सेकंड में खत्म हो जाते हैं, ठीक। वो जमीन पे कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो उन वायरस जैसे जो कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं वो तो जैसे सरफेस पे ना वो आए और कुछ सेकंड के लिए वो एक्टिवेटेड हैं, ठीक, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद वो खत्म होगा, उनका कोई असर नहीं रहा। तो आप वो सरफेस टच करेंगे ना तो कुछ असर ऐसा होगा नहीं आपको, ठीक है। तो इसीलिए और लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं ना जिनका फ्यू सेकंड से ज्यादा होता है लाइफ टाइम, ठीक। अगर वो ग्राउंड पे पढ़े तो वो कुछ देर के लिए वहां पर रहते हैं, तो वैसे वायरस को हम रॉबस्ट वायरस कहते हैं। और सपोज करो किसी ने छींका, ठीक, आप डेस्क पे बैठ के कोई लिख रहा है और एकदम से उसने छींका, ठीक, वो तो उठ के चला गया और तभी कुछ सेकंड के अंदर ही कोई दूसरा इंसान आया और उसने वो डेस्क टच किया, क्या हुआ, वायरस उसके अंदर फटाफट, है ना।
इसीलिए हम कहते हैं आप कुछ भी टच करें तो तुरंत सैनिटाइज करें, और कोशिश करें कि जब आप बाहर जाएं तो आप हर चीज को हाथ ना लगाएं। आप ध्यान रखें इस बात का कि आप क्या टच कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और सैनिटाइज करते रहें। अपने साथ सैनिटाइजर लेकर चलें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कुछ सेकंड पहले ही क्या हुआ है वहां पर। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने आसपास सोशल डिस्टेंसिंग, है ना, हाथ धोना, मास्क पहनना, ध्यान रखें इन बातों का। ठीक है, जैसे कुछ ड्रॉपलेट मैंने बताया कुछ मिनट से कुछ घंटे तक एयर में ही सर्कुलेट हो रहे होते हैं। अगर आपने मास्क नहीं पहना, सांस लिया, हो सकता है वो वायरस आपके अंदर, तो क्या हुआ, आप उस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसके लिए मास्क पहनना, सैनिटाइज करते रहना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये देखो कैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन, मतलब एक डिजीज्ड पर्सन से एक स्वस्थ इंसान तक कैसे कोई डिजीज ट्रांसफर हो रही है, कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, पहला सेक्सुअल इंटिमेसी से ट्रांसफर हो सकता है, जैसे जो एड्स है वो इंटिमेसी से ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा एयर के थ्रू, मतलब आप छींकते हैं और किसी हेल्दी पर्सन ने मास्क नहीं लगाया तो वो क्या होगा, इसके अंदर। ठीक है, या फिर उसके जूठे खाने या पीने से उसके थ्रू ट्रांसफर हो सकता है ना। या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को मच्छर ने काटा और फिर वही मच्छर किसी हेल्दी इंसान को काट ले तो क्या होगा, इन्फेक्शन यहाँ से वहां ट्रेवल हो जाएगा। ठीक, उसी तरह किसी जानवर के काटने की वजह से भी इन्फेक्शन क्या होता है, स्प्रेड होता है। कौन सा इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, रेबीज स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये सारे मीडियम से क्या हो रहा है, ये मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग है, किसके, इन्फेक्शन के। ठीक, और जो डिजीज किसी इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर हो, वैसी डिजीज को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, कम्युनिकेबल डिजीज। चलो अब है अंग विशिष्ट अभिव्यक्तियां, मतलब कि ऑर्गन, जिसमें ऑर्गन अफेक्ट होता है। ठीक है, अब कुछ जैसे कि मान लीजिए कि आपने सांस ली, ठीक, तो सांस आप नाक से लेते हैं और हवा में क्या था, क्या वायरस है। ठीक, अब वो जो वायरस है आपके नाक से होता हुआ लंग्स तक पहुंच गया और आपके लंग्स को अफेक्ट किया, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गन स्पेसिफिक। लेकिन अगर नाक के कुछ टिश्यू ही अफेक्ट हुए तो वो कौन सा हो जाएगा, टिश्यू अफेक्टिव, मतलब ऊतक विशिष्ट, है ना। मतलब अगर जिस डिजीज में हमारी ऑर्गन डैमेज या ऑर्गन अफेक्ट होगी उसे कहेंगे अंग विशिष्ट अभिव्यक्तियां, और जिसमें हमारी टिश्यू अफेक्ट होगी उसे कहेंगे ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्तियां, जिसमें हमारा जो टिश्यू है वो अफेक्ट होगा, है ना। ठीक है, और अंग में हमारा क्या होगा, कोई अंग, कोई ऑर्गन अफेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने सांस लिया और जो वायरस है वो लंग्स तक पहुंचा और उसने लंग को डैमेज कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गन स्पेसिफिक। ठीक, लेकिन अगर हमने सांस लिया और हमारे जो नाक के कुछ जो टिश्यूज हैं वो अफेक्ट हो गए, ठीक, या फिर हमारे नाक का पूरा टिश्यू अफेक्ट हो गया, तो वो क्या होगा, ऊतक विशिष्ट। चलो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सांस लेते हो, ठीक है, अब वो चीज ट्रैवल करते हुए पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचती है ना। ऐसे ही होता है फिर हमारी बॉडी में वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करती है। जैसे सपोज करो वो लंग में पहुंच गई और वहां जाके वो उसने डिवाइड किया, बहुत सारे नंबर्स बना लिए और पूरा का पूरा क्या किया, लंग को ही डैमेज कर दिया, खराब कर दिया, तो वो क्या हो गया, अंग विशिष्ट। ठीक, लेकिन अगर कुछ टिश्यू ही अफेक्ट हुए सिर्फ, तो वो क्या होंगे, टिश्यू विशिष्ट, ऊतक विशिष्ट। ठीक, अब जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी में होती हैं क्या, आर्मी, सोल्जर्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो उस आर्मी को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सोल्जर्स है, जाकर उस वायरस से या बैक्टीरिया से लड़ाई करे और उन्हें मार दे।
ठीक है, तो क्या कहेंगे इसे हम, इसे कहते हैं हम इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, इम्यूनिटी या शोध कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, है ना। तो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी जो इम्यून सेल्स है ना फटाफट एक्टिव हो जाती हैं और कहती हैं कि कुछ कोई अनजाना सा इंसान आया है जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है और हमें उसे मारना है। तो वो फटाफट क्या करती है, अपनी आर्मी को तैयार करती है। उस आर्मी को एंटीबॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज की जो आर्मी है पूरी पूरी तैयार हो गई है ना, सूट बूट पहन के, और चली किसे क्या करने, वो वायरस को, फॉरेन पार्टिकल्स को मारने। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम इम्यूनिटी। जो नई कोशिका, नई जो एंटीबॉडीज बनने का जो प्रोसेस होता है ना, जो प्रक्रम है, उसे कहेंगे हम इम्यूनिटी। क्या कहेंगे, इम्यूनिटी। चलो अब ये जो रोग की तीव्रता है, ठीक है, अब रोग कितना सीवियर है, डिजीज कितना सीवियर है, वो डिपेंड करेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने नंबर हैं। अगर वो छोटे नंबर में है, ठीक है, अगर कोई मान लो वायरस गया, ठीक, अब वो वायरस का नंबर यहाँ पर 10 है, ठीक है, उसने मल्टीप्लाई किया और 10 कॉपी बना ली अपनी, और उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज बन गई। ठीक है, चलो 10 वो भी बन गई, तो क्या हुआ, इक्वल हो गया, फटाफट से वायरस को किल करेगा और हम क्या रहेंगे, हम वापस से हेल्दी हो जाएंगे, हम पे कुछ असर नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है इतनी फास्ट हुई कि उतने नंबर्स ऑफ एंटीबॉडीज हमारे उस समय पे नहीं बन पाए, तो क्या होगा, तब वो स्टेट क्या होगी, वो स्टेट हो जाएगी फेटल। मतलब तब हमारे जीवन को खतरा हो सकता है, मरने वाली स्टेज पर पहुंच सकते हैं, है ना। हम लीथल हो सकता है ये हमारे लिए। अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो नंबर्स है, जो संख्या है, वो अधिक होती है, वो अगर काफी अधिक होती है, इतनी कि हमारी एंटीबॉडीज उसे मार नहीं पाए, तो वो क्या होगा, फेटल हो जाएगा, जीवन को हमारे खतरा हो जाएगा। तो किसी भी डिजीज की सीवियरिटी डिपेंड करेगी उसके नंबर पे, किस पर, उसकी संख्या पे निर्धारित होती है कि वो डिजीज कितना सीवियर है। जैसे कोरोना वायरस में ना मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट है, तो नंबर्स बहुत जल्दी जल्दी बनते जाते हैं, इसलिए क्या होता है, किसी किसी इंसान के लिए वो बहुत फेटल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेटल हो जाता है, वो इंसान आईसीयू में पहुंच जाता है। कितने लोग मर गए इसी वजह से।